अच्छा जी, डिबेंचर से ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स। कूपन इंटरेस्ट रेट। कूपन इंटरेस्ट रेट से मुराद है वो इंटरेस्ट रेट जिसको आप नॉमिनल वैल्यू पे अप्लाई करके एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट मेजर करते हो। कूपन इंटरेस्ट रेट is an interest rate which is applied on nominal value to determine annual interest payments. For example, अगर एक कूपन, एक बॉन्ड का इंटरेस्ट, एक डिवेंचर का इंटरेस्ट 10% है, नॉमिनल वैल्यू अगर पाकिस्तान में है तो 5,000 है, इसका मतलब सालाना इंटरेस्ट कितना पे करेगी कंपनी? 500 रुपये। जिसके पास एक सर्टिफिकेट है उसको 500 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके पास 2 सर्टिफिकेट है उसको 1,000 इंटरेस्ट मिलेगा, एंड सो ऑन. So nominal coupon rate is applied on the nominal value to determine the annual interest payment. Nominal value, face value मैंने आपको elaborate कर दी. Market value, इस टर्म को थोड़ा हम समझते हैं और इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस भी शायद हम देखेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, ऑफ कोर्स जो डिबेंचर लिस्टेड हैं सिर्फ उनकी मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. अनलिस्टेड डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. अब ये मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, कूपन इंटरेस्ट रेट, ये चीजें कैसे बिहेव करती हैं इस पे हम बात करते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताइए, कूपन इंटरेस्ट रेट क्या हमेशा हर बॉन्ड का, हर कंपनी का हमेशा फिक्स रहना चाहिए या बदलता रहना चाहिए? कूपन इंटरेस्ट रेट इज लोन इंटरेस्ट रेट ना. चलिए मैं दूसरी तरफ पूछ रहा हूं, क्या लोन इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स रहता है? यस और नो? नो. पहले यस कह रहे थे, अब नो हो गया जवाब. वही जवाब, तो सवाल तो मैंने वही पूछा ना. मैंने पूछा था कूपन रेट हर कंपनी का हर वक्त फिक्स रहना चाहिए, आपने कहा हाँ. अब मैंने कहा ये तो इंटरेस्ट रेट है लोन का, हाँ जी ये लोन का इंटरेस्ट रेट है. मैंने कहा लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स रहना चाहिए, कहते नहीं. ये क्या बात है? इसका मतलब यू डोंट थिंक ऑन द क्वेश्चंस बिफोर आंसरिंग. ये प्रॉब्लम होती है एग्जाम में भी बहुत बेटा. आप सवाल को पढ़ते हो, उसको सोचते नहीं हो और जवाब लिखने बैठ जाते हो या जवाब छाप देते हो. तो सवाल को जरा सोच लिया करो जवाब देने से पहले. तो कूपन इंटरेस्ट रेट इज लोन इंटरेस्ट रेट. ये एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट निकल रही है ना भाई. इस रेट पे लोन पे इंटरेस्ट पे हो रहा है. लोन 5,000 का है, 10% के हिसाब से 500 सालाना इंटरेस्ट पे हो रहा है. जो बोरोअर है वो लेंडर को इंटरेस्ट पे कर रहा है. और हमें पता है इंटरेस्ट रेट कभी फिक्स नहीं रहता, इंटरेस्ट रेट तो बदलता रहता है. हु कंट्रोल्स द इंटरेस्ट रेट? स्टेट बैंक. गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा होता है इंटरेस्ट रेट्स लेवल्स. तो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक इंप्लीमेंट करता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को स्टेट बैंक कंट्रोल करता है. ठीक है. गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक कभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, कभी इंटरेस्ट रेट को वो कम करता है पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए. सो एज अ रिजल्ट जो लेंडर होता है वो अपने बोरोअर को, क्लाइंट से क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसका जो बेंचमार्क होता है वो स्टेट बैंक का बेस इंटरेस्ट रेट होता है. स्टेट बैंक का बेस इंटरेस्ट रेट देखा जाता है, उसमें प्लस माइनस करके जो लेंडर होता है वो अपने कस्टमर को इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. लेट्स अज्यूम एक बैंक की पॉलिसी है जी बेस रेट +5. अब बेस रेट अगर 10% पे है तो बैंक 15% इंटरेस्ट चार्ज करेगा. बेस रेट अगर 8% पे आ गया तो 8 × 5 13% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा. ठीक है. सो बेस रेट जो स्टेट बैंक मेजर करता है, तमाम मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उस बेस रेट से लिंक होते हैं. वो इंटरेस्ट रेट, बेस रेट ऊपर जाएगा तो मार्केट में सारे लेंडर्स के इंटरेस्ट रेट, तमाम लोन्स के, तमाम डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाएंगे. अगर बेस रेट नीचे जाएगा तो तमाम लोन्स के, तमाम डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट मार्केट में नीचे आ जाते हैं. ठीक है. क्योंकि मार्केट में जितने भी बैंक्स बैठे हुए हैं जो लोन दे रहे हैं या डिपॉजिट्स ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से होता है. तो हमने कहा जी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है. कूपन रेट भी वही चीज है ना. कूपन रेट भी तो लोन का इंटरेस्ट रेट ही है ना. तो जिस तरह बैंकों के इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, स्टेट बैंक के रेट बदलने से ये भी बदलते हैं. अच्छा अब जरा एक कहानी सुनो. मार्केट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं.
पहली बात मैंने कहा मार्केट वैल्यू सिर्फ लिस्टेड डिबेंचर्स की होती है, तो हम लिस्टेड डिबेंचर की कहानी थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम ए लिमिटेड ने 1 जनवरी 23 को ₹5,000 TFC इशू किया और उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स किया 15%। 1 जनवरी 2023 को इसका इंटरेस्ट रेट 15% क्यों रखा गया या किस वजह से रखा गया? 16 क्यों नहीं रखा गया, 18 क्यों नहीं रखा गया, 10 क्यों नहीं रखा गया? वाई 15? क्योंकि इट हैज अ लिंक टू द बेस रेट प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। उस वक्त जो बेस रेट चल रहे थे उनके हिसाब से कैलकुलेट किया गया, भाई हमें अपने बॉन्ड का रेट 15 रखना चाहिए। बेस रेट के हिसाब से लोन का इंटरेस्ट रेट या डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मेजर किया जाता है। जब हमने कंपनी ए ने यह बॉन्ड इशू किया उस वक्त के बेस रेट के हिसाब से 15% पर एनम वाज सूटेबल इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड इशू हो गया। लेट्स अज्यूम 1 साल गुजर गया और अब आ गया 1 जनवरी 24। ए लिमिटेड को मजीद पैसे की जरूरत पड़ी, इसने कहा जी फिर 5,000 के TFC इशू करते हैं हम। लेट्स अज्यूम बाय दिस टाइम बेस रेट में स्टेट बैंक ने 2% का इजाफा कर दिया है। अगर स्टेट बैंक ने बेस रेट में इजाफा 2% का किया है तो कंपनी को भी अब इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ाना पड़ेगा। अब 1 जनवरी 2024 को जब ए लिमिटेड लोन लेने जाएगी तो वो 17% पे लोन लेगी। ठीक हो गया? तो कंपनी जब भी लोन लेती है वो लोन बैंक से ले, वो लोन पब्लिक से ले। मार्केट में जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं विच इज डिटरमिन्ड बाय द बेस रेट्स सेट बाय द सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, जनरली इंटरनेशनल एक कॉमन टर्म सेंट्रल बैंक की यूज की जाती है। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक को स्टेट बैंक कहा जाता है, किसी कंट्री में सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक कहा जाता है। ठीक है? सो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेंट्रल बैंक मतलब जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑपरेट कर रहा होता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, जो कि बैंक्स को कंट्रोल करता है। इट हैज सर्टेन रोल्स टू प्ले इन द इकोनॉमी। तो जी हमने कहा जी ए लिमिटेड ने 1 जनवरी को 23 को डिबेंचर इशू किए, 5,000 का एक डिबेंचर था, 15% इंटरेस्ट रेट रखा गया। उसी कंपनी ने साल बाद जब डिबेंचर इशू करने चाहे तो मार्केट में बेस रेट 2% ऊपर जा चुका था, तो इस कंपनी को 17% पे डिबेंचर इशू करना पड़ा। अब जरा तवज्जो से मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। दिस इज लेट्स अज्यूम इन्वेस्टर्स ग्रुप नंबर 1 जिसने ये डिबेंचर खरीदे हुए हैं। आप लोगों ने लेट्स अज्यूम ये डिबेंचर खरीदे 1 जनवरी 23 को। अब आ गया 1 जनवरी 24, नए डिबेंचर आ गए। आप मजीद इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्टेड नहीं हो, ये कंपनी ने ऑफर दी। इन इन्वेस्टर, ये जो इन्वेस्टर दूसरा ग्रुप बैठा हुआ है, इन्होंने इंटरेस्ट शो किया इसमें पैसा इन्वेस्ट के लिए। इन द मीनवाइल ये एक साथी है, इसने कहा यार मैंने डिबेंचर लिया था, मुझे अपना डिबेंचर बेचना है। आपको उसने कहा यार आप ये वाला डिबेंचर ना लो, मेरा डिबेंचर ले लो। आप बताओ आप ये वाला डिबेंचर इनसे खरीदना चाहोगे या ये वाला डिबेंचर खरीदना चाहोगे? नया या पुराना? पुराना। माशाल्लाह। क्यों भाई पुराना क्यों? पुराना क्यों जी बेटा? इतनी सी बात में नया हो गया? वही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सोचे समझे बगैर जवाब दे देते हो। पॉज लिया करो बेटा, जवाब फौरन ना दिया करो। आदत को बेहतर करो, इंप्रूव करो। ठीक है? ये आदत आपकी एग्जाम में भी खराबी करेगी आपके साथ और लाइफ में भी खराबी करेगी, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में भी। गलत बात है, सोचे समझे बगैर जवाब नहीं देना। अच्छा क्यों भाई नया क्यों? ये जवाब बताओ, नया क्यों दी, पुराना क्यों नहीं? आपके पास एक ऑप्शन है, ये बेच रहा है भाई मेरा डिबेंचर ले लो, एक ए लिमिटेड कह रही है मेरा ले लो। आपने कहा मैंने नया लेना है, क्यों नया लेना है? जी भाई, और भाई सोच समझ के फैसला किया या ऐसे ही बस इनी मिनी मायनामो कर दिया? आप बताइए क्यों नया लेना चाहेंगी? नया इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है। भाई किधर बैठा तू, कारोबार करने आया, सोया हुआ जाग रहा, क्या कर रहा है? पैसे कमाने बैठे यहां पे।
ये 5,000 का ये डिबेंचर खरीदेगा तो ये तो 15% दे रहा है, ये 5,000 का खरीदोगे ये 17% दे रहा है। तो सीधी सी बात है, कौन सा लेना है भाई जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है? यू आर इंक्लाइन टू बाय दिस। अब इसने भी बेचना है, इसको भी पैसा चाहिए, ये क्या करे? प्राइस कम कर दे। लॉजिकली अगर इसने डिबेंचर बेचने हैं तो इसको प्राइस कम करनी पड़ेगी, तभी इसका डिबेंचर बिकेगा। 5,000 पे ये डिबेंचर बिकने वाला नहीं, क्योंकि ये 5,000 पे रिटर्न आ रही है 750 और ये 5,000 पे रिटर्न दे रहा है 850। तो भाई 5,000 पे 850 रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट अच्छा है ना। ये तो 5,000 में वारे में नहीं आता। हाँ, 5,000 से सस्ता हो फिर सोचा जा सकता है। तो इसका मतलब अब यहां से जो हम बात सीख रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर के बारे में, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर के बारे में बात हमें क्या पता लगी कि भाई एक दफा डिबेंचर जब इशू हो जाता है, उसके इशू होने के बाद आफ्टर अ डिबेंचर हैज बीन इशूड, अगर बेस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर गिर जाएगी एंड वाइस वर्सा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर बढ़ जाती है। जैसे अगर ये डिबेंचर 13% पे ऑफर होता तो फिर तो इसने हाथ ही नहीं ना आना था भाई। ये कोई अपना डिबेंचर 5 में देगा, ये तो 15% रिटर्न दे रहा है। वो कहता है भाई ये मेरा तो 15% देता है, ये तो कोई खास चीज है, मार्केट में तो 13% वाले मिल रहे हैं, तो मेरा चाहिए 5,000 का नहीं मिलेगा, वो तो मैं महंगा बेचूंगा। तो ये है रिलेशनशिप। अगर बेस इंटरेस्ट रेट एक दफा डिबेंचर इशू हो जाए, उसके बाद अगर बेस रेट ऊपर जाता है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर नीचे गिर जाएगी, और अगर बेस रेट नीचे जाएगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऊपर चली जाती है। हम मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर किस डिबेंचर की बात कर रहे हैं? जो ऑलरेडी इशूड है उनकी बात कर रहे हैं भाई, जो ऑलरेडी इशूड डिबेंचर हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। वंस द डिबेंचर हैज बीन इशूड, हम इस डिबेंचर की बात कर रहे हैं। इस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू का ताल्लुक बेस रेट से क्या बनेगा? क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, ये रेट नॉर्मली फिक्स रहेगा, नॉर्मली फिक्स, नॉट ऑलवेज। नॉर्मली ये डिबेंचर फिक्स होगा जी, 10 साल का डिबेंचर है, 10 साल के लिए रेट 15%। अब 10 साल के लिए इसका 15% है, मार्केट में कभी 17 होगा कभी 13 होगा। तो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट 15 से ऊपर जाया करेगा, इसकी मार्केट वैल्यू नीचे आ जाएगी। जब मार्केट में बेस रेट 15 से नीचे आएगा तो इसकी मार्केट वैल्यू ऊपर चली जाती है। यह है बेस मार्केट में बेस रेट के बदलने का मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे असरात। So debenture has a nominal value which is face value which is printed on the debenture. It is lock. लेकिन market value it is not locked, it is volatile. Market value base rate पे डिपेंड करती है। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू मार्केट में बेस इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, क्या उनमें मूवमेंट आ रही है, उस पर डिपेंड कर रही होगी। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी कैलकुलेशन भी हमारे स्कोप में है कि हम मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, एक डिबेंचर जो ऑलरेडी इशू हो चुका है उसकी मार्केट वैल्यू कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। इसमें एक जुमला तो याद रखिए, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर market value is equal to issue price. Afterwards क्या होगा? आफ्टरवर्ड्स होगा जनाब ये, अगर बेस रेट बढ़ेंगे तो मार्केट वैल्यू गिरेगी, अगर बेस रेट नीचे जाएंगे तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। So at the time of issue of the debenture, market value is equal to issue price. और बाद में
बेस रेट मार्केट में ऊपर जाएंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर नीचे आ जाएगी, बेस रेट नीचे जाएंगे तो मार्केट वैल्यू ऊपर चले जाएगी। ये मैकेनिज्म मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने यूज नोटिस की कि मैंने यहाँ पे वर्ड इशू प्राइस यूज किया है, मैंने यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू यूज नहीं किया। ठीक है, इसकी वजह है क्योंकि इशू प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। Issue price may or may not be equal to nominal value. For example, company may decide to issue debenture at 10% discount to the nominal value. तो अगर nominal value 5,000 है और issue 10% discount पे है तो इसका मतलब issue price क्या होगी? 4,500। ठीक हो गया? Issue price may or may not be equal to nominal value. Issue may be at discount. Okay? तो इसलिए मैंने यहां पे इशू प्राइस का वर्ड यूज किया, नॉट नॉमिनल वैल्यू। जी एनी क्वेश्चन? नॉमिनल वैल्यू के साथ मैंने इशू प्राइस की टर्म भी एक इस्तेमाल कर ली। एक इशू प्राइस है, फिर एक मार्केट वैल्यू है। एनी क्वेश्चन? कोई बात यहां पे समझ नहीं आई तो पूछे भाई। अच्छा, यहां पे इसी चैप्टर में फिर हमारे स्कोप में एक छोटी सी कैलकुलेशन भी है कि हम किसी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे ये केस था कि भाई इंटरेस्ट रेट जब बॉन्ड इश्यू हुआ 15% पे था, साल बाद इंटरेस्ट रेट 17% पे चला गया। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि बॉन्ड की वैल्यू नीचे आ जाएगी। 5,000 पे बॉन्ड इश्यू हुआ था 23 में, 24 में जब इंटरेस्ट रेट 17 पे गया तो बॉन्ड की वैल्यू 5,000 नहीं रहेगी, इससे नीचे आएगी। नीचे कहां पे आएगी? हाउ टू मेजर दैट? मार्केट रेट अगर 13% पे आ जाए तो बॉन्ड की वैल्यू 5,000 से ऊपर चली जाएगी। ऊपर कहां पर जाएगी? हाउ टू मेजर दैट। ठीक है जी, इस पे हमने बात करनी है। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहां तक? अब हम मार्केट वैल्यू मेजरमेंट की तरफ जाने लगे हैं, उस पे छोटी सी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। और ये मार्केट वैल्यू मेजरमेंट है, इस पे हमें एमसीक्यूज माजी में आते रहे हैं। 2-3 दफा हमें माजी में एमसीक्यूज इस एरिया पे आ चुके हैं। बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मेजर करना, छोटी सी बेसिक सी एक कैलकुलेशन है, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मेजर करना। अच्छा जी, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मेजर करने का असूल ये लिखा जी हमारे पास। किसी भी आपने बॉन्ड की टीएफसी की मार्केट वैल्यू लेनी है, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू लेनी है, असूल है पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द डिबेंचर। और पीवी कैलकुलेट करने के लिए यूज क्या करना है? यूजिंग रेलेवेंट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट एज डिस्काउंट फैक्टर। आपने किसी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी ले लो। पीवी लेने के लिए यू नीड डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट कौन सा लोगे? प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। कि भाई इस तरह के बॉन्ड्स का आजकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? ये इंटरेस्ट रेट था बॉन्ड का 23। अगर मैं 1 जनवरी 24 को इसकी मार्केट वैल्यू इस बॉन्ड की जानना चाहता हूं तो इस तरह के बॉन्ड का 24 में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो जैसे इस तरह के बॉन्ड का 24 में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, हम इसको 2 केसेस बना लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, 17% या 13%। अच्छा, फ्यूचर कैश फ्लोज से क्या मुराद है? यहां पे फ्यूचर कैश फ्लो से मुराद है कैश फ्लोज टिल मैच्योरिटी या रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर। बॉन्ड के लाइफ के टोटल कैश फ्लोज की पीवी लेनी है तो वो पीवी हमें बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बताती है। बॉन्ड की लाइफ के कैश फ्लोज लेने हैं, वो वैल्यू हमें बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बताएगी। लेट्स अज्यूम, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, ये जो बॉन्ड्स हैं ये इरिडीमेबल है, ये बॉन्ड भी इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल बॉन्ड क्या होता है जी? विच हैज नो मैच्योरिटी, विच हैज नो रीपेमेंट डेट, ऐसा ही है जी। इसका मतलब इफ you hold an irredeemable bond, what are the future cash flows that you will receive? Only interest. प्रिंसिपल तो भाई कंपनी लिक्विडेट होगी तो आएगा ना, और उसके तो कोई पता नहीं कभी होगी नहीं होगी। इसका मतलब हम कहते हैं कि जो इरिडीमेबल बॉन्ड में
जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं वो सिर्फ एनुअल इंटरेस्ट होते हैं, और हमारे केस में इस बॉन्ड में एनुअल इंटरेस्ट है 750 और उसका पीरियड है 1 से इंफिनिटी, परपेचुइटी। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? हाँ, अगर कोई रिडीमेबल बॉन्ड होता विद मैच्योरिटी ऑफ 10 इयर्स तो उसके 10 साल इंटरेस्ट आता और 10 साल बाद उसकी रिडम्पशन प्रिंसिपल वापस आ जाता। ठीक है? सो रिडीमेबल बॉन्ड होंगे तो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं इंटरेस्ट टिल मैच्योरिटी एंड प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी, और अगर इरिडीमेबल बॉन्ड है तो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं ओनली इंटरेस्ट इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया? तो जनाब हमने कहा मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर ली जाती है पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द डिबेंचर। कैश फ्लोज विद द डिबेंचर मैंने बता दिया, इरिडीमेबल तो सिर्फ इंटरेस्ट, रिडीमेबल तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और इसको डिस्काउंट करना है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स को एज डिस्काउंट फैक्टर यूज करके। तो जनाब ये 750 इस बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, और जब मैं इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पहली जनवरी 24 को कैलकुलेट करना चाहता हूं केस नंबर 1 के तहत, तो मार्केट वैल्यू इज इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू इन परपेचुइटी 750 ओवर 17%, यही होता है ना डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी, कैश ओवर द डिस्काउंटेड। क्या ही वैल्यू? 4412। हम देख सकते हैं ये 5000 से नीचे है। मार्केट वैल्यू 5000 पे जब इशू किया था बॉन्ड 5000 का था, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 17% पे गया तो मार्केट वैल्यू 4412 पे आ गई, विच इज लेस देन 5000। केस नंबर 2, जब मार्केट रेट 13% पे आ गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 13% पे आ गया, तो मार्केट वैल्यू विल बी 750 ओवर 0.13। कितनी है जी? 6 5769 विच इज ग्रेटर देन 5000। यही हमने बात की थी कि भाई जब इंटरेस्ट रेट बेस रेट ऊपर जाता है तो मार्केट वैल्यू नीचे आ गई, जब बेस रेट 17% पे गया 15% से बढ़ के तो मार्केट वैल्यू 5000 से गिर के 4412 पे आ गई, और जब बेस रेट नीचे आया 15% से गिर के 13% पे आ गया तो मार्केट वैल्यू 5000 से बढ़ के 5769 पे चलेगी, और इसकी कैलकुलेशन भी हमने देखी। मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, एक पुराना डिबेंचर जो माजी में कभी इशू हुआ उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम उस बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज लेंगे। जब हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से आगे उसके कैश फ्लोज लेंगे और उसको देन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंट कर देंगे। इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मैंने यहां कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे इसका कैश फ्लोज इरिडीमेबल है, सेम 750 इन परपेचुइटी रहने वाला है, और इस वक्त प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट 17 या 13, उसके हिसाब से हमने 2 कैलकुलेशन परफॉर्म की। ये जनाब के हमने इरिडीमेबल डिवेंचर में कैश फ्लो सिर्फ इंटरेस्ट है, और रिडीमेबल डिवेंचर में इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन ऑफ द प्रिंसिपल है। वेरिएशन में जनरली चूंकि वैल्यू हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए यहां पे इंटरेस्ट इनकम का वर्ड यूज किया जा रहा है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कैश फ्लोज इनकम में है या इंटरेस्ट कॉस्ट में है, एक ही बात है। इन्वेस्टर के लिए वो इनकम है और कंपनी के लिए वो कॉस्ट है। सो इरिडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू मैंने आपसे शेयर की, तो ये रिडीमेबल डिबेंचर की कैलकुलेशन आ गई। इंटरेस्ट इंटू एन्युटी फैक्टर और रिडम्पशन इंटू डिस्काउंट फैक्टर, क्योंकि इंटरेस्ट से 5 साल का है तो 5 साल का इंटरेस्ट है, 5 साल के एन्युटी फैक्टर पर इसकी पीवी आ जाएगी, और रिडम्पशन 5 साल बाद है तो 5 साल बाद के डिस्काउंट फैक्टर से उसकी पीवी आ जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल एक दफा आना है, इंटरेस्ट सालाना आना है, तो सालाना कैश फ्लो एन्युटी फैक्टर से डिस्काउंट हो जाएंगे, प्रिंसिपल डिस्काउंट फैक्टर से डिस्काउंट हो जाएगा, तो यहां से आपकी वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर आ जाती है। इरिडीमेबल डिबेंचर की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा चुका हूं, लेकिन फॉर्मूला में अगर देखना चाहो तो वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर इज एनुअल इंटरेस्ट
डिवाइडेड विद प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। ये आपकी रिडीमेबल डिवेंचर की मार्केट वैल्यू की कहानी है और ये रिडीमेबल डिवेंचर की मार्केट वैल्यू की कहानी है। अच्छा, ये हमारे पास इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये फार्मूला अगर आपने नोट कर लिए तो ये जनाब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने की। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं जी। एग्जांपल 1 2 3 4 4 एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल 1 इरिडीमेबल टीएफसी, एग्जांपल 2 टीएफसी जो कि रिडीमेबल है, एग्जांपल 3 रिडीमेबल टीएफसी, एग्जांपल 4 इट इज़ अगेन रिडीमेबल क्योंकि इसकी रिडम्पशन वैल्यू गिवन है। तो ये जनाब 4 टीएफसीज हैं, इनकी आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्व कीजिए इनको। असूल आपको बता दिया, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। प्रिवेलिंग से मराद करंट मार्केट का इंटरेस्ट रेट। जो कूपन रेट होता है ना वो हिस्ट्री होता है। कूपन रेट तब का इंटरेस्ट रेट है जब बॉन्ड इशू हुआ था। प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से मराद आज का मार्केट का इंटरेस्ट रेट। कूपन इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज हिस्ट्री which was used at the time of issue of the bond in line with the then prevailing base rate। जब बॉन्ड इशू हुआ था उस वक्त मार्केट में जो बेस रेट थे उसके मुताबिक कूपन रेट कैलकुलेट किया जाता है। और एक था जब बॉन्ड इशू हो गया कूपन रेट पे तो फिर हिस्ट्री हो गया कूपन रेट, देन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट आगे की बात है। Coupon interest rate is used to calculate annual interest payments।
जी केस नंबर 1 में क्या आ रही है वैल्यू जी 6250। केस नंबर 2 में क्या आ रही है वैल्यू, आपको 2 हिस्से करने हैं, एक सालाना इंटरेस्ट पेमेंट है जिसको आपने 10 साल की एन्युटी फैक्टर से डिस्काउंट करना है, फिर एक प्रिंसिपल है जिसको 10 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पर डिस्काउंट करना है। 5617। ये एग्जाम्पल 2 में आपकी वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, जो फॉर्मूला आपको बताया गया मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर का, उसके मुताबिक एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन भी आपके सामने फैक्टर्स मैंने बना दिए। यहाँ पे एक जो नई उसने टर्म यूज की कि रिडम्पशन इज एट प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन नॉमिनल वैल्यू पे नहीं, रिडम्पशन नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे होगी। 10% प्रीमियम का मतलब 5000 पे रिडम्पशन नहीं होगी, 5000 इंटू 1.1, 5500 पे रिडम्पशन होगी। रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब रिडम्पशन वैल्यू पार से, फेस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगी 10%। तो ये यहां पे मैंने 10% ज्यादा की कैलकुलेशन इनकॉर्पोरेट की। ये क्या जवाब आया जी? 4937। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, उसका आंसर आ गया। चौथी एग्जाम्पल, ये तो जस्ट देखिएगा, इफ Z हैज द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू रिडीमेबल TFC इशूड 2 ईयर अगो विद 10 years मैच्योरिटी। 2 साल पहले बॉन्ड इशू हुआ, उसकी मैच्योरिटी थी 10 साल। तो जब हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तब इसकी मैच्योरिटी में कितने साल रह गए? 8 साल। ख्याल रखने हैं 8 साल रह गए भाई। तो 8 साल इसका इंटरेस्ट आना है, क्योंकि हम फ्यूचर कैश तो लेते हैं भाई। 2 साल तो पास हो गया ना, तो 5000 इंटू 15% ये सालाना इंटरेस्ट है, और इसको हम एन्युटी फैक्टर लेंगे N8 और R13% पे। ये आ गया इंटरेस्ट की पीवी, प्लस रिडम्पशन आपकी 5% प्रीमियम पे होनी है, तो रिडम्पशन वैल्यू आपकी है 5000 इंटू 1.05, और इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना है N8 का और R13 का। लीजिए जी, यहां से बताइए इसकी पीवी क्या आती है जी बेटा? 5573। लीजिए जी, बॉन्ड वैल्यूएशन की छोटी छोटी सी एक्टिविटीज। अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, जो करंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उस पे। कूपन रेट इज हिस्ट्री। कूपन रेट की मदद से हम फ्यूचर कैश फ्लोज मेजर करते हैं, सालाना इंटरेस्ट पेमेंट फ्यूचर में जो आनी है वो मेजर करते हैं, और फिर उन पेमेंट्स की पीवी लेने के लिए हम प्रिवेलिंग जो करंट इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में चल रहे हैं उसको यूज करते हैं। सो प्रिंसिपल याद रखिएगा भाई, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अभी सिर्फ हमने 2 तरह के बॉन्ड से डील किया है, एक रिडीमेबल,
एक कन्वर्टेबल, अभी और भी बॉन्ड हमारे सामने, सॉरी एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल, और भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे सामने आएंगे, बट वैल्यूएशन का असूल नहीं बदलेगा। वैल्यूएशन का असूल यही रहेगा, फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी किस रेट पे, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, जिस दिन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उस दिन के इंटरेस्ट रेट पे। जी एनी क्वेश्चन? जी किसी स्टूडेंट को ये 4 कैलकुलेशंस में से किसी कैलकुलेशन पे हेल्प चाहिए, पूछिए। एग्जांपल 1 2 3 4 चारों की कैलकुलेशन आपके सामने है। मैंने तकरीबन कंस्ट्रक्शन बताई है, फैक्टर्स मैंने लिखे नहीं है, एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, लेकिन एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे बनाने हैं उसकी मैंने कंस्ट्रक्शन आपको बता दी एन और आर की वैल्यूज की मदद से। यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट है सालाना तो इसलिए एन्युटी फैक्टर यूज हो रहा है। इधर प्रिंसिपल है 1 ऑफ, इधर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। सिमिलरली सालाना इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सालाना इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए बेटा यहाँ पे पूछिए। कोई टर्म समझ नहीं आई, किसी पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कैलकुलेशन में कोई सपोर्ट चाहिए, पूछिए भाई। अच्छा जी, लोन से ही रिलेटेड मजीद कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। लोन जब हम लेते हैं लॉन्ग टर्म, मैंने अभी तो बॉन्ड्स आपसे जो डिस्कस किया ना, मैंने कहा वो तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड थे, उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स था, बट प्रैक्टिकली आप जब लोन लेने जाते हो यू मे हैव 2 ऑप्शंस। आप फिक्स्ड रेट लोन भी ले सकते हैं और फ्लोटिंग रेट लोन भी ले सकते हैं। फिक्स्ड रेट लोन से मुराद एक रेट लोन देते वक्त लेंडर फिक्स कर देता है, और वो लोन 10 साल का है, 20 साल का है, 5 साल का है, इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। इंटरेस्ट रेट ओवर द मैच्योरिटी ऑफ द लोन चेंज नहीं होता, यह कहलाता है फिक्स्ड रेट लोन। देन देयर इज अ फ्लोटिंग रेट लोन, जिसमें लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि उसको किसी बेस रेट से लिंक कर दिया जाता है। बेस रेट जो नॉर्मली बैंक्स यूज करते हैं इंटरनेशनली, इट इज कॉल्ड लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और पाकिस्तान में इसके इक्विवेलेंट टर्म है कायबोर, विच इज कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ये लाइबोर या कायबोर बेस रेट कहां से बनता है उस पर भी थोड़ी सी मैं गाइडलाइन आपको दे देता हूं, और फिर ये फ्लोटिंग रेट काम कैसे करते हैं इस पे भी हम बात करते हैं। इंटरबैंक ऑफर रेट क्या है, वो लंदन का है या कराची का है? व्हाट इज इंटरबैंक ऑफर रेट? इंटरबैंक ऑफर रेट से मुराद है कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेना चाहे, एक उधार ले रहा था दूसरा उधार दे रहा है ना, एक ही बात है ना। एक बैंक दूसरे बैंक से जब पैसे का लेन देन करता है, उधार लेता है या उधार देता है, तो किस रेट पे उधार देता है या लेता है, उसको हम इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें पता है बैंक्स का काम क्या है, डिपॉजिटर से पैसा लेना और बोरोवर को पैसा उधार देना, यही है ना बैंक का काम। डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, उनको इंटरेस्ट पेमेंट की कमिटमेंट करेंगे, और वो पैसा आगे बोरोवर को उधार देंगे और उनसे इंटरेस्ट इनकम वसूल करेंगे। नॉर्मली बैंक लोन पे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और डिपॉजिट पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे कर देता है। जो डिफरेंस ऑफ द टू होता है वो बैंक की इनकम होती है, जिससे बैंक अपने खर्चे भी पूरे करता है और प्रॉफिट भी कमाता है, ऐसा ही है। सो बैंक ने डिपॉजिटर से 10% पे पैसा लिया,
आगे 15% पे उधार दे दिया, 15% इनकम आएगी, 5% अपने पास रख के 10% डिपॉजिटर को दे देता है। दिस इज हाउ दे ऑपरेट। अब सोचो दो बैंक की कहानी। एक बैंक के पास डिपॉजिटर्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन उधार लेने वाले उसके पास कम है। तो बैंक के पास जिसके पास उधार लेने वाले कम है, क्या उसको सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेने चाहिए? आंसर इज भाई मुश्किल है, सारे डिपॉजिट ले लेगा और उन डिपॉजिट पे अगर इनकम नहीं कमाएगा तो डिपॉजिटर को पैसे देगा कैसे? क्योंकि उसने तो काम बैंक का क्या है, जो पैसा आए आगे उधार दे, उस पर इनकम कमाए और उसमें से अब कुछ हिस्सा रख के वापस करे। तो एक बैंक की कहानी है, उसके पास डिपॉजिटर की लाइन लगी हुई है, और दूसरे बैंक की कहानी है, उसके पास डिपॉजिटर कम है, बोरोअर की लाइन लगी हुई है। दोनों की अपनी अपनी मार्केटिंग है, जैसे भी है कहानी कुछ ऐसे बन गई। एक के पास पैसे की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, दूसरे के पास पैसे की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। इस सूरत में दोनों बैंक्स जॉइन हैंड्स करते हैं। बैंक जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, डिपॉजिटर ज्यादा हैं, वो डिपॉजिटर को ना नहीं करता, वो इस बैंक से बात करता है, भाई आपको पैसा चाहिए तो भाई मैं डिपॉजिटर से लेकर आपको दे देता हूं मैं। इंटरबैंक ऑफर रेट, किस रेट पे? इंटरबैंक ऑफर रेट। आप मुझसे उधार ले लो, ये डिपॉजिटर से पैसा पकड़ेगा, आगे बोरोअर को नहीं दे रहा क्योंकि कस्टमर नहीं है इसके पास, लेकिन एक बैंक बैठा है जिसको जरूरत है, वो दूसरे बैंक को उधार दे देता है। कस्टमर को उधार देने के बजाय दूसरे बैंक को उधार दे देता है। तो बहरहाल कस्टमर को उधार देने का रेट फर्क होता है, बैंक को उधार देने का रेट फर्क होता है। बैंक को उधार देने का रेट काफी कम होगा, क्योंकि बैंक से क्रेडिट रिस्क नहीं ना होता। कंपनी को उधार दे रहे हो तो बैंक को डर होता है कंपनी डूब गई तो पैसा डूब जाएगा, लेकिन बैंक जब दूसरे बैंक को उधार देता है तो पैसा डूबने का रिस्क तकरीबन जीरो होता है। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है। तो बैंक जब किसी कंपनी को उधार दे रहा है तो पैसा डूबने का रिस्क है, हाई रेट चार्ज करता है, लेकिन बैंक जब दूसरे बैंक को उधार दे रहा है तो वो लो रेट काइबोर या लाइबोर पर उधार देता है। काइबोर या लाइबोर लो रेट, जो कि बैंक्स अब बेस रेट में यूज करते हैं अपनी। कैसे काम करेगा अब ये देखो। अब हमने कहा जी बैंक ए है, बैंक बी है, इसके पास डिपॉजिट्स ज्यादा हैं और लोन्स की निस्बत, और इसके पास लोन्स ज्यादा हैं डिपॉजिट्स की निस्बत। नतीजा क्या निकलेगा? कौन बैंक किसको उधार देगा? ए बी को उधार देगा, ए लेंड्स बी, ऐसा ही है। और किस रेट पे? काइबोर, इंटरबैंक ऑफर रेट। लेट्स अज्यूम इंटरबैंक ऑफर रेट इज से मैं कहता हूं 6% है। अब होगा क्या? अब बैंक के पास कोई उधार लेने आता है ना पैसा, तो बैंक कहेगा भाई मुझे तो पैसा जो मिल रहा है इस बैंक से 6% पे मिल रहा है, तो 6% तो मेरी कॉस्ट है, तो मैंने जिसको उधार देना है वो 6% से ज्यादा पे दूंगा। तो होता क्या है कि बी अपना मार्केट में इंटरेस्ट रेट निकाल लेता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट रेट है काइबोर प्लस 2%, रिव्यूड से क्वार्टरली या एनुअली। लॉन्ग टर्म लोन है तो एनुअली कर लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म लोन पे चल रहे हैं ना, तो एनुअल। दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट। बी के पास जो भी पार्टी आएगी ना, बी कहेगा जी मैं आपको उधार दूंगा काइबोर प्लस 2 पे, और मैं सालाना इस रेट को रिव्यू किया करूंगा। सालाना रिव्यू का मतलब आप 1 जनवरी को गए से 2023 को लोन लेने, काइबोर चल रहा था उस वक्त से 10%, तो काइबोर प्लस 2 12% लोन का रेट फिक्स हो गया। लेकिन ये रेट फिक्स हुआ है 1 साल के लिए। 1 जनवरी 2024 को दोबारा देखा जाएगा काइबोर का चल रहा है। लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2024 को काइबोर आ गया 12% पे, तो लोन का रेट कहां चला जाएगा? अगले साल के लिए 14% पे। फिर 1 जनवरी 2025 को फिर देखा जाएगा काइबोर कहां पे आ गया। लेट्स अज्यूम काइबोर आ गया 13 पे, तो 13 प्लस 2 15%, अगले साल के लिए रेट 15 पे हो गया। दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट हर साल बदलता जा रहा है। रिव्यू डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, बट दिस इज द फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट, जिसमें
जो बैंक है वो बोरोवर को रेट काइबोर प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफर करता है, और काइबोर के बदलने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बदलता जाता है लोन का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को लिंक कर दिया काइबोर के साथ, और काइबोर का ताल्लुक बहरहाल बेस रेट से जुड़ा होता है। जो स्टेट बैंक का बेस रेट है ना, काइबोर का ताल्लुक उससे जुड़ा है। जब भी स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नीचे करेगा, काइबोर ऊपर नीचे हो जाएगा। ये सारा इंटरेस्ट रेट्स का जाल बुना होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। बेस रेट स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा है, वो जैसे ऊपर नीचे होगा तमाम मार्केट काइबोर ऊपर नीचे हो जाएगा, तमाम लोन्स के इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएंगे, तमाम डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया सब कुछ बदल जाएगा मार्केट में। तो ये है जी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की कहानी। पाकिस्तान में हम काइबोर यूज करते हैं, इंटरनेशनली इट इज लाइबोर, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो हमने जो बात थोड़ी सी यहां पे की थी कि इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी होते हैं लोन्स के और इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग भी होते हैं लोन्स के। फिक्स्ड रेट में अगर 10 साल का लोन है तो 10 साल के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स है, ये 10%, 12%, 15 जो भी है, इट इज फिक्स, 15 साल सेम रहेगा। लेकिन फ्लोटिंग में बेस से लिंक कर दिया जाता है, ये बेस है काइबोर प्लस 2, ये इंटरेस्ट रेट है भाई, सालाना देखा करेंगे, हर साल के शुरू में देख लिया करेंगे अगले 12 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या है, हर साल के शुरू में देखेंगे अगले 12 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है। जैसे जैसे काइबोर हिलेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट हिलेगा। काइबोर ऊपर जाएगा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, काइबोर नीचे जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे चला जाएगा। लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 26 आ गया, काइबोर 8% पे आ गया, तो काइबोर प्लस 2 लोन का इंटरेस्ट रेट 10% पे चला गया भाई। फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट रेट काइबोर से लिंक है। हर सालाना, अगर सालाना रिव्यू है तो हर साल के एंड पे या नए साल के शुरू पे काइबोर के साथ लिंक करके नया रेट निकाला जाएगा अगले 12 महीने के। दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो हम डिस्कस कर रहे थे भाई कि लोन फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, और फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट के मैकेनिज्म को मैंने आपके सामने थोड़ा एलैबोरेट किया। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। डेट के ऊपर हमारी बात जारी है। इस चैप्टर की डिस्कशन के साथ साथ इसको जो MCQs वगैरह आए हैं उनको भी कवर करना है हमने, वैल्यूएशन के MCQs हैं उनको भी कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चल के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।